गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का एग्जाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 3 दिसंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 दिसंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 3 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 4 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन 4 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आप सभी 3 तारीख से जुड़े जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इन्हें आपकी डायरी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही आप सभी को 3 तारीख से जुड़े करंट अफेयर के सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है और उन्हें नोट ज़रूर करना है। अब बात करें लास्ट वीडियो के टेस्ट की, तो लास्ट वीडियो के टेस्ट का पहला प्रश्न था पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो पुष्यभूति वंश था इसका संस्थापक हुआ था प्रभाकर वर्धन। आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रभाकर वर्धन जो था ये पुष्यभूति वंश का संस्थापक था। इसके पश्चात इसके 2 पुत्र हुए थे। पहले पुत्र का नाम था राज्यवर्धन, जो कि बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन। दूसरा पुत्र था इसका हर्षवर्धन, जो कि महान शासक हुआ था भारत का। तो हुआ यह था कि प्रभाकर वर्धन के पश्चात राज्यवर्धन शासक बना, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई थी जल्द ही। इसके पश्चात हर्षवर्धन शासक बना था। तो हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट था, ठीक है दोस्तों। हर्षवर्धन जो एक महान शासक हुआ था। इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने पढ़ा था कि जो हेनसांग था चीनी यात्री, ये किसके शासन काल में भारत आया था। तो जो हेनसांग चीनी यात्री था ये हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ। साथ ही आपको याद रखना था कि हेनसांग के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था सीयू की। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीयू की किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। तो सीयू की लिखित पुस्तक है हेनसांग के द्वारा, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और हर्षवर्धन जो था ये पुष्यभूति वंश का शासक था, जिसका पिता प्रभाकर वर्धन इस वंश का संस्थापक था। तो आपको याद हो गया होगा कि प्रभाकर वर्धन के द्वारा पुष्यभूति वंश की स्थापना की गई, जिसके पश्चात उसका पुत्र हर्षवर्धन एक महान शासक हुआ था। इसी के काल में हेनसांग भारत आया था और उसने सीयू की पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था बंगाल विभाजन को किस वर्ष खत्म कर दिया गया। इससे जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वो सभी नोट करने हैं। सबसे पहले अगर बात करें बंगाल विभाजन को कब लागू किया गया था, तो बंगाल विभाजन लागू हुआ सन 1905 में। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था, 1905 में हुआ था। इसके बाद आता है कि बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो बंगाल विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का वायसराय था, जिसका समय काल था 1899 से लेकर 1905। ये इसका समय काल था भारत में वायसराय का। लॉर्ड कर्जन, जिसका समय काल 1899 से 1905 था, इसने 1905 में यानी इसके अंतिम समय में इसने बंगाल विभाजन किया था, जिसके कारण यहाँ पर जो है भारत में उस समय एक आंदोलन हुए थे और विद्रोह शुरू हुए थे, जिसके कारण सन 1911 में बंगाल विभाजन को खत्म कर दिया गया था। अब इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने कि 1911 में क्यों किया गया था। तो 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। अब बात करें दिल्ली दरबार की, तो कुल मिला के 3 दिल्ली दरबार आयोजित हुए थे। पहला हुआ था सन 1877 में, जब भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। दूसरा हुआ था 1903 में, जब भारत का वायसराय कौन था, तो अभी मैंने आपको बताया कि 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। तो दूसरा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था लॉर्ड कर्जन में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए कि पहला दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ, 1877 में हुआ। पहला दिल्ली दरबार किसके समय में आयोजित हुआ, तो लॉर्ड लिटन के समय आयोजित हुआ। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में हुआ, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय हुआ। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। अब 1911 में जो था तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया और इसमें बंगाल विभाजन को समाप्त किया गया। साथ ही एक और चीज़ की गई थी जो इंपॉर्टेंट थी कि इसमें दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी कि दिल्ली अब भारत की राजधानी होगी। उससे पहले जो थी कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी और दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी। 1911 में इसलिए की गई थी क्योंकि उस समय इंग्लैंड के शासक जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे और उनके भारत आगमन पर ही तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था 1911 में। और उन्हीं के द्वारा बंगाल विभाजन को समाप्त किया गया था और दिल्ली को नई राजधानी बनाया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से, तो आप इन सभी को नोट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि मरु राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मरु का अर्थ होता है मरुस्थल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का मरुस्थल कहाँ पर विस्तृत है, तो भारत का जो थार मरुस्थल है ये विस्तृत है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में विस्तृत है भारत का थार मरुस्थल और इसी थार मरुस्थल में है मरु राष्ट्रीय उद्यान। तो अब आपको याद हो गया होगा मरु राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में है।
अंतिम प्रश्न था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन जो है इस पुस्तक के बारे में एग्जाम में पूछा गया था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी, तो इसके लेखक थे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें कि वीर सावरकर के नाम से भी जाना गया है। तो वीर सावरकर के नाम से प्रसिद्ध हुए विनायक दामोदर सावरकर जी ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। तो ये थे लास्ट वीडियो के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद जरूर रखने हैं। अब बात करें 3 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो पूरे वर्ष में 3 तारीख से जुड़े कुल मिलाकर 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे हैं सभी डेट से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगर आपने इन सभी को नोट किया है तो आपके लिए आसानी रहेगी इन्हें याद रखने में। तो 3 तारीख से जुड़े अगर बात करें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो सबसे पहला आता है 3 मार्च को। 3 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस। जब भी आप भारत की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ें तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखा कीजिए कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा आता है 3 मई को। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस की स्वतंत्रता, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये अगला डे आता है 3 दिसंबर को, यानी आज के दिन। तो आज के दिन कौन सा डे मनाया जा रहा है, तो आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व विकलांग दिवस। तो आपको याद रखने हैं 3 तारीख से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से याद रखिए, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस। तो आपको ये सभी डे याद रखने हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आईसीसी T20 रैंकिंग में किस टीम को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में आईसीसी की ओर से 85 टीमों की T20 रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें कि इंग्लैंड जो है पहले स्थान पर रहा है। आपको याद रखना है, इंग्लैंड देश रहा है पहले स्थान पर आईसीसी T20 रैंकिंग में। हमारा देश भारत रहा है तीसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, और हमारे देश का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ये रहा है चौथे स्थान पर। तो आपको याद रखना है कि जो आईसीसी T20 रैंकिंग है, इसमें इस बार शीर्ष पर रहा है इंग्लैंड, ये आपको याद रखना है। साथ ही हमारे देश की रैंकिंग याद रखनी है, वो है तीसरी। आईसीसी T20 रैंकिंग होती है, जो आईसीसी की रैंकिंग होती है, ये कुछ महीनों में जो है बदलती रहती है। तो आपको ये याद रखनी है, जब ये बदलेगी तब आपको जो है नई याद रखनी है रैंकिंग। तो अभी आपको याद रखना है कि इंग्लैंड की है फर्स्ट और भारत है थर्ड नंबर पर। ये सभी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो एनरिक लोपेज है, ये फ्रांस के टेनिस खिलाड़ी है, और हाल ही में इन्हीं पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो फ्रांस के टेनिस खिलाड़ी है एनरिक लोपेज, इन पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है, तो 8 साल का प्रतिबंध लगा है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गई है। आप जानते हैं बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं उर्मिला मातोंडकर। ठीक है दोस्तों, हाल ही में यह शिवसेना राजनीतिक पार्टी में शामिल हुई है। बात करें शिवसेना की, तो शिवसेना जो है ये महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख पार्टी है। एक राज्य स्तर की पार्टी है शिवसेना। दो तरह की पार्टी होती है, एक तो होती है राष्ट्रीय स्तर की और एक होती है राज्य स्तर की। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त भारत में कुल 8 पार्टियां हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपको याद रखनी है। अब बात करें तो जो शिवसेना है, इसमें शामिल है उर्मिला मातोंडकर, और शिवसेना के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और इसी शिवसेना में शामिल हुई है बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लास्टिक रिसाइकल मॉडल बनाने वाला देश का पहला शहर कौन बना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, जो आपको याद रखना है। प्लास्टिक रिसाइकल मॉडल बनाने वाला देश का पहला शहर बना है इंदौर। इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश में शामिल है, मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है दोस्तों, तो प्लास्टिक रिसाइकल मॉडल यानी कि जो प्लास्टिक की वस्तुएं होती है, इनको रिसाइकल करना यानी फिर से उपयोग में लेने के लिए जो मॉडल बनाया गया है, इसे बनाने वाला देश का पहला शहर बन गया है इंदौर। अब आपको इंदौर से जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो आपको याद रखना है वो इस प्रकार है कि स्वच्छता रैंकिंग में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा था। ये हमने कुछ महीनों पहले पढ़ा था क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, पूरे वर्ष में जो है, जब तक अगली लिस्ट नहीं आएगी तब तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आपको याद रखना है कि जो भारत की स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें इंदौर शहर पहले स्थान पर था। यह हमने पढ़ा था कुछ महीनों पहले कि इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। ठीक
ठीक है दोस्तों। तो इंदौर शहर जो था ये लगातार 4 बार शीर्ष पर आए, यानी कि पिछले 4 वर्षों से लगातार शीर्ष पर आए इंदौर शहर भारत में स्वच्छता की रैंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस समाचार पत्र के चेयरमैन रहे स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है कि दैनिक भास्कर के चेयरमैन रहे थे स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल जी, और इन्हीं के मरणोपरांत इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया है भारत के डाक विभाग ने। आपको याद रखना है कि भारत का जो डाक विभाग है इसके द्वारा दैनिक भास्कर के चेयरमैन रहे स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल जी के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है। आपको ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। दैनिक भास्कर के चेयरमैन रहे थे स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल जी। आज के करंट अफेयर का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल की पोत नाशक संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल के संस्करण, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल में ही एक संस्करण आया है, नया वर्जन आया है जिसका नाम है पोत नाशक, यानी कि एंटी शिप। ठीक है दोस्तों, पोत नाशक यानी कि दूसरे जो देश होते हैं उनकी पोतों का, यानी कि जहाज़ों को या पनडुब्बियों को जो खत्म करने के लिए एक ब्रह्मोस मिसाइल का संस्करण तैयार किया गया है, जो कि बंगाल की खाड़ी में हुआ है इसका परीक्षण। और इसे किया किसने है, तो इसे भारत की नौसेना ने किया है। भारत की नौसेना जो जो भारत की जल सेना है, जल सेना भी कह सकते हैं। भारत की 3 प्रकार की सेना होती है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। तो भारत की नौसेना ने ही जो है बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल के पोत नाशक यानी कि एंटी शिप का संस्करण का सफल परीक्षण किया है भारत की नौसेना ने। अब भारत की नौसेना से जुड़े आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो इसके प्रमुख कौन है, तो इसके प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह। और जो है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, कल के दिन मनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। और वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन है, तो एडमिरल करमवीर सिंह है। तो ये हैं आज के यानी कि 3 दिसंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं वो भी आपको याद रखने। जैसे कि इस क्वेश्चन से आपको याद रखना था कि भारत के नौसेना प्रमुख कौन है, तो एडमिरल करमवीर सिंह है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे आज के टेस्ट पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज जो वीडियो में होती है वो होती है टेस्ट ज़रूर दिया कीजिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस नदी के किनारे हुई थी। क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। तो आपको बताना है कि जो प्राचीन सभ्यता स्थल था हड़प्पा सभ्यता, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में, आपके लिए आसानी रहेगी कि वर्तमान में पाकिस्तान में, तो आप आसानी से बता पाएंगे इसका आंसर। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस नदी के किनारे हुई थी। सबसे पहली बात कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हुई थी 1921 में। किसके द्वारा की गई थी, तो दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी जी के द्वारा ही 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। उस समय जो थे भारत के पुरातात्विक जो विभाग था उसके निदेशक कौन थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। तो जब 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तब भारतीय पुरातत्व विभाग के जो प्रमुख थे, निदेशक थे, उनका नाम था जॉन मार्शल। उनका नाम था जॉन मार्शल, और इन्हीं के निर्देशों में, यानी कि इन्हीं के द्वारा जॉन मार्शल, ठीक है दोस्तों, जॉन मार्शल के कहने पर ही दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, यानी खुदाई की थी 1921 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। और आज के आंसर में आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस नदी के किनारे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना अगर वर्तमान के आधार पर बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अब आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1760 के वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने किन्हें हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था। अब आपको बताना है कि वांडीवाश का युद्ध जो 1760 में हुआ था वो अंग्रेजों और किन के मध्य हुआ था, जिसमें कि अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूरोपियन थे वो भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। कुल 5 देशों के, प्रमुख रूप से कुल 5 देशों के जो थे यूरोपियन भारत आए थे, यानी कि यूरोप में जो 5 देश है वहाँ से लोग भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। अब ये 5 देश कौन से थे, इन 5 देशों के नाम यहाँ लिख रखें। पुर्तगाल से आए थे, डच से आए थे, फ्रांसीसी आए थे और डेनमार्क आए थे। ठीक है दोस्तों, और वही अगर बात करें तो अंग्रेज आए थे। ठीक है, तो ये पाँचों जो थे ये यूरोप से भारत आए थे। तो 1760 में जो वांडीवाश का युद्ध हुआ इसमें अंग्रेजों ने निम्न में से किसको हराया था।
ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आपको देना है कि 1760 के वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने किन्हें हराया था। आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, किस देश की संसद का नाम डायट है? भारत की संसद को संसद कहा जाता है, जिसमें कि लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि भारत की संसद में कौन कौन शामिल होता है। तो भारत की संसद में पहला व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों अंग होते हैं संसद के। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। ठीक है दोस्तों, कुछ समय पहले बहुत बार पूछा जाता था कि भारत की संसद के कितने अंग हैं। पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा आता था, तो इसका आंसर होता है 3। निम्न में से कौन सा भारत की संसद का भाग नहीं है? तो आपको याद रखना है कौन कौन भाग हैं। तो राष्ट्रपति है, ठीक है दोस्तों, राज्यसभा है जो कि उच्च सदन भी है, लोकसभा है। तो ये तीनों होते हैं संसद के भाग, यानी कि कुल 3 भाग होते हैं। अब तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट था। अब आपको बताने कि किस देश की संसद का नाम डायट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताने किस देश की संसद का नाम डायट है। तो ये हैं आज के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं। तो इसके अलावा भी जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद हो इन क्वेश्चन से जुड़े, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा अपने कमेंट में। तो आपको आज के टेस्ट के इन चारों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। चारों इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट भी कर लीजिएगा और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पे नए हैं, उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि इस संडे को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है। इंपॉर्टेंट टेस्ट है भारतीय इतिहास से जुड़ा। जिन लोगों ने लास्ट संडे, जो भी संडे गया था, उसका टेस्ट नहीं दिया हो या नहीं देखा हो वीडियो, तो वो ज़रूर दीजिएगा। उसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इस संडे को भी जो है आपके लगभग 25, हो सकता है 30 क्वेश्चन भी हो, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट वीडियो आएगा। साथ ही इस संडे को जो वीडियो आएगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप नवंबर महीने की करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस संडे को जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नवंबर महीने की करंट अफेयर की वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।